दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के बारे में बताऊंगा जिनका प्रभाव आज भी आपको आधुनिक भारत पे देखने को मिलता है। यहाँ प्राचीन भारत से मेरा मतलब है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 6th BC, लगभग 2600 साल पुरानी मैं बात कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध के जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। इन 16 महाजनपदों का वर्णन आपको मुख्य रूप से जैन और बौद्ध साहित्य में देखने को मिलता है, जैसे कि भगवती सूत्र। भगवती सूत्र एक किताब है जिसके अंदर कुछ एक महाजनपदों का वर्णन आपको देखने को मिलता है और इससे ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि ये महाजनपद किस तरह आगे बढ़े और फैले। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये समझ लेते हैं कि एक महाजनपद होता क्या है। तो देखो, इसको बिल्कुल छोटी इकाई से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो आप कहोगे परिवार है। परिवार कह लो, वंश कह लो, कुल कह लो। तो सबसे पहले आता है कुल, जो कि सबसे छोटी इकाई है। जब आप बहुत सारे परिवारों को, बहुत सारे कुलों को मिला लोगे और एक जगह पे रख दोगे तो वो क्या बनेगा? गांव बनेगा। उस जमाने में उसको ग्राम कहा जाता था और ग्राम शब्द से ही गांव शब्द निकला है। तो इसका मतलब कुलों को मिलाओगे तो ग्राम बनेगा। अब ऐसे बहुत से गांवों को आप आपस में मिला दोगे तो एक विश्व बनता है। विश्व का मतलब ये होता है जहां पे एक ही टाइप की जनजाति रहती है। मतलब बहुत से गांव है, उसमें एक ही जनजाति रह रही है, एक ही जनजाति के लोग रह रहे हैं। वो सारे गांव मिल गए और उन्होंने विश्व का निर्माण कर लिया, एक तरीके से जिले का निर्माण कर लिया। जब बहुत सारे विश्व आपस में मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा समुदाय बन जाता है जिसको कहते हैं जन। अब जन का मतलब क्या होता है? लोग। लोग मतलब समुदाय। जैसे कि आज के ज़माने में आपको हिंदू समुदाय देखने को मिलेगा, मुस्लिम समुदाय देखने को मिलेगा। ऐसे ही जनजातियों के समुदाय उस टाइम पे बनते थे जिनको जन कहा जाता। अब जब ऐसे बहुत से समुदाय आपस में मिल जाते हैं तो वो जनपद कहलाते हैं, जिसको आप जनपद कहते हो। जहाँ पे लोगों के पैर जमाने की जगह होती है उसे ही जनपद कहा जाता है और उसको एक तरीके से आप राज्य कह सकते हो, उस जमाने का राज्य जनपद। और जब आप बहुत से जनपदों को मिला लोगे तब बनता है एक महाजनपद, एक बहुत ही शक्तिशाली राज्य। अब जाहिर सी बात है, बहुत सारे राज्य हैं, सबको जीता है, महाजनपद बना है तो कोई ना कोई राजा भी होगा। तो एक तरीके से राजा ही थे जो इस तरीके के महाजनपद को बनाते थे उस टाइम पे भी। तो सबसे पहले परिवार आया, बहुत से परिवारों को मिलाया तो गांव आया, बहुत से गांवों को मिलाया तो विश्व आया, बहुत से विश्वों को मिलाया तो एक समुदाय बना जिसको जन कहा। सारे समुदाय मिल गए तो बन गया जनपद और सारे जनपदों को मिलाया तो बन गया महाजनपद। अब ऐसे 16 शक्तिशाली महाजनपद उत्तर भारत में उस टाइम पे फैले हुए थे। ये कर क्या रहे थे? ये लोगों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र थे। यानी कि उस टाइम पे लोगों के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संरचना का ढांचा इन्होंने तैयार किया था। तो इसका अर्थ ये है कि महाजनपदों में रहने वाले जो लोग थे, जो कुल थे, जो समाज था, वो स्थायी रूप से बस रहा था और अपने लिए व्यवस्थाएं बना रहा था। राजनीतिक व्यवस्था हो गई, आर्थिक व्यवस्था हो गई, सांस्कृतिक व्यवस्था हो गई। जिस तरह आज भी आप देखते हैं कि हमने अपनी सांस्कृतिक व्यवस्था भी कर रखी है, आर्थिक व्यवस्था भी कर रखी है, बाजार बना रखे हैं और राजनीतिक व्यवस्था भी है, पार्लियामेंट बनी हुई है हमारे पास। तो इस तरीके से पूरा ढांचा तैयार हो रहा था। अब यहाँ पे मजे की बात यह है कि ये जो 16 महाजनपद थे, इनमें से कुछ एक ऐसे महाजनपद थे जो राजतंत्रीय रूप से काम करते थे, जैसे कि मगध और कौशल। ये वो महाजनपद थे जो राजतंत्र के हिसाब से काम कर रहे थे। कुछ एक ऐसे भी थे जो उस टाइम पे गणतंत्र के हिसाब से काम कर रहे थे, जो गणतंत्रीय थे, जैसे कि वज्जी और मल्ल। ये वो महाजनपद थे जो संघ बना के चल रहे थे। तो आपको याद रखना है, कुछ एक राजतंत्रीय थे, कुछ एक गणतंत्रीय थे। अब मैं आपको एक एक करके 16 महाजनपद बताऊंगा, उनकी राजधानियां बताऊंगा और उनकी लोकेशन बताऊंगा मैप में। आपको करना यह है कि इनकी राजधानियां विशेष रूप से याद रखनी है, क्योंकि राजधानियों से ही प्रश्न आता है। और साथ ही लोकेशन याद रख लेना, जिससे कि आपको उत्तर बनाने में आसानी होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे काशी महाजनपद के बारे में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसकी जो राजधानी थी वो वाराणसी थी, जो कि आज का बनारस है, और उत्तर प्रदेश के एरिया के अंदर ये फैला हुआ था। विशेषता इसकी ये थी कि प्रारंभ में ये बहुत ही शक्तिशाली था, व्यापारिक केंद्र भी था, लेकिन बाद में कौशल ने इसको जीत लिया था। जो कौशल महाजनपद था उसने इसको जीत लिया था। तो काशी पुराना भी हो जाता है और ज़रूरी भी हो जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कौशल महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती के अंदर थी और साथ ही जो अयोध्या का बाकी क्षेत्र था वो भी इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। तो श्रावस्ती और अयोध्या दोनों ही इंपॉर्टेंट थे इसके लिए। इसकी विशेषता यह है कि भगवान बुद्ध के समय पे सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था ये, लेकिन थोड़ा समय बीतने पर जो बिंबसार थे, जो मगध के सम्राट थे, उन्होंने इसे अपने साम्राज्य के अंदर मिला लिया था, कौशल को। तो ये बात आपको याद रखनी है।
काशी को किसने जीता? कौशल ने जीता। कौशल को किसने जीता? मगध ने जीता। अब तीसरे नंबर पे आता है आपका अंग। अंग जो है वो आपको पूर्वी हिस्से में देखने को मिलता है और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। आज के टाइम पे जो आपको भागलपुर और बिहार नजर आता है वो पूरा इस अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। इसकी विशेषता ये थी कि उस टाइम पे ये व्यापारिक केंद्र माना जाता था। इस वजह से यहाँ पे पैसे की तो कमी नहीं थी, इसलिए आगे जाके मगध ने इसको भी जीत लिया था। तो इस बात को समझो कि पहले काशी था, काशी को जीता कौशल ने, कौशल को जीता मगध ने, अंग को भी जीता मगध ने। तो इसका मतलब एक तरीके से चेन बनती हुई जाएगी, काशी, कौशल, अंग। अब चौथे नंबर पे आता है मगध। जो मगध महाजनपद था उसकी राजधानी थी राजगृह, जो आगे जाके पाटलिपुत्र बन गई थी। आपको पता है पाटलिपुत्र में इसकी राजधानी थी। इसकी विशेषता ये है कि प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वो मगध ही माना जाता है। इस साम्राज्य के बारे में खास बात यह है कि एक तो इन्होंने काशी, कौशल और अंग को जीता। बिंबसार इसके राजा थे, इनका बेटा जो था अजातशत्रु था। बड़े बड़े युद्ध इन्होंने जीते थे, पर उसके बावजूद जो बिंबसार थे वो गौतम बुद्ध की शरण में चले गए थे सब कुछ छोड़ छाड़ के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मगध। आज भी आपको पता है कि गंगा नदी का जो मैदान है उसका कुछ एरिया जो है मगध के मैदान के नाम से मशहूर माना जाता है। मैंने गंगा नदी के मैदान आपको समझाए थे, अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं वज्जी की तरफ, जो व्रजी भी कहलाता है। वज्जी की जो राजधानी थी वो वैशाली थी, यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार का ये एरिया था। इसकी विशेषता ये थी कि ये एक गणतंत्र था, यानी कि यहाँ पे एक संघ बना हुआ था और जो लिच्छवी कबीले थे वो यहाँ के प्रमुख माने जाते थे। इसके बारे में सवाल बन सकता है कि कौन सा महाजनपद जो था वो गणतंत्र था, संघ बना के चलता था, या फिर लिच्छवी कबीले से भी सवाल बन सकता है। तो इसको आप इंपॉर्टेंट जो है मार्क कर लेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं मल्ल महाजनपद के बारे में, जिसकी राजधानी थी कुशीनगर और पावा। कुशीनगर का एरिया आपको दिख सकता है, यहाँ पे है। इसमें विशेषता ये थी कि ये भी एक गणतंत्र था और सबसे जरूरी बात यह है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी यहीं से हुआ था। आपको पता है कि यहीं पे उन्होंने आखिरी सांस ली थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कुशीनगर के अंदर। तो इसको तो आपको जरूर याद रखना है। कौन सा महाजनपद था? मल्ल महाजनपद। कौन सी जगह थी? कुशीनगर। तो इसे आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग चलते हैं चेदी महाजनपद की तरफ। चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वो शुक्तिमती थी, जो कि आज का बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो आपको दिख रहा है वहां पे। इसकी विशेषता ये थी कि महाभारत में चेदी राजा शिशुपाल का उल्लेख आपको यहां देखने को मिलता है। मतलब उसी से संबंधित ये माना जाता है, उसी से जोड़कर इसको देखा जाता है। तो चेदी महाजनपद भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आप चलोगे वत्स महाजनपद की तरफ, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी, जो कि आज का उत्तर प्रदेश है। कौशाम्बी वो माना जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही मौजूद है। इसकी विशेषता ये थी कि यहाँ पे चूंकि गंगा नदी भी आपको देखने को मिलती है, तो व्यापार और संस्कृति का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केंद्र माना जाता था वत्स महाजनपद को। तो ये भी एक जरूरी हो जाता है, चेदी और वत्स दोनों को एक साथ आप याद कर सकते हो। इसके बाद अगर आप कुरु महाजनपद की तरफ जाओगे तो इसकी जो राजधानी थी वो थी इंद्रप्रस्थ, यानी कि आज का दिल्ली। आपको पता है कि दिल्ली का जो पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ है। इसकी विशेषता ये है कि ये जो इंद्रप्रस्थ है, ये जो पूरा एरिया है, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के टाइम पे ये जो था पांडवों के पास था और महाभारत युद्ध की वजह से ही ये एरिया बहुत फेमस भी हो गया था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का एरिया। कुछ लोग इसको हस्तिनापुर के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, कुरु महाजनपद। इसके बाद आता है पांचाल महाजनपद, जिसकी राजधानी उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल थी। उत्तरी पांचाल यानी कि ऐच्छत्र और पश्चिमी पांचाल यानी कि कंपिल्य, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्षेत्र। इसकी विशेषता ये थी कि ये जो पूरा एरिया था वो शिक्षा और दर्शन का केंद्र माना जाता था। अब जैसे कुछ जगहों पे व्यापार हो रहा है तो कुछ जगहों पे दर्शन भी फले फूलेगा, शिक्षा भी अच्छी होगी। तो पांचाल उन्हीं एरिया में से एक था, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आता है मत्स्य महाजनपद, जिसकी राजधानी थी विराटनगर, जो कि आज का राजस्थान माना जाता है। जी हाँ, आज का जो राजस्थान है उसका एरिया इसकी राजधानी थी। इसकी विशेषता ये है कि महाभारत में पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास बिताया था, ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं के हिसाब से। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मत्स्य महाजनपद, इसको याद रखना है आपको, विराटनगर। इसके बाद चलें सूरसेन महाजनपद की तरफ, तो इसकी जो राजधानी थी वो थी मथुरा। आज का मथुरा आपको पता होगा। इसकी विशेषता यह है कि मथुरा का नाम आ गया है तो इसको भगवान कृष्ण से जोड़ा जाता है और इसको यादवों के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, सूरसेन का महाजनपद।
तो इसे भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम चलें अस्सक महाजनपद की तरफ, जिसको अश्मक महाजनपद भी कहा जाता है, इसकी जो राजधानी थी वो थी पोटन। पोटन कहाँ पे है? आज की गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट के आसपास का एरिया है, उसी को पोटन कहा जाता है। इसकी विशेषता यह है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद इसको कहा जाता है। अब तक के आप जितने भी महाजनपद देख रहे हो वो उत्तर भारत के अंदर है और ये अकेला दक्षिण भारत की तरफ है, तो इसको याद रखना तो बहुत ही आसान है, अश्मक महाजनपद दक्षिण भारत की तरफ, तो याद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अवंती की तरफ, अवंती महाजनपद की तरफ, जिसकी राजधानी थी दो, एक तो उत्तर में थी, एक दक्षिण में थी। उत्तर में थी उज्जैनी और दक्षिण में थी महिष्मती। महिष्मती का नाम आपने सुना होगा, उज्जैनी और महिष्मती। विशेषता इसकी ये थी कि जो मगध का प्रतिद्वंदी था सबसे बड़ा, वो अवंती ही था और आगे जाकर के ये मगध में विलय हो गया। अब आप सोच के देखिए कि मगध ने किस किस को झुका दिया। काशी को ले गया, ये कौशल को ले गया, अंग को ले गया, अवंती को भी ले गया। अब कितना महत्वपूर्ण होगा मगध, इसको आप हिसाब लगा सकते हो। तो मगध को जरूर याद रखना। तो अवंती भी याद हो जाएगा आपको, पहले मगध का प्रतिद्वंदी था और बाद में मगध में विलय हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं गांधार महाजनपद की तरफ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, जो कि आज का पाकिस्तान है। बिल्कुल, आज का जो पाकिस्तान है वो पहले तक्षशिला के नाम से मशहूर था। उस एरिया को ही गांधार की राजधानी माना जाता है। इसकी विशेषता ये थी कि इसका जो व्यापार था वो बहुत अच्छा होता था और साथ ही यहाँ पे फारसी संस्कृति का प्रभाव भी देखने को काफी मिला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है गांधार महाजनपद। इसके बाद आखिर में आता है कंबोज महाजनपद, जिसकी राजधानी थी राजापुर, जो कि आज का अफगानिस्तान है। जी हाँ, आज का जो अफगानिस्तान है वहां इसकी राजधानी थी राजापुर। इसकी विशेषता ये थी कि घुड़सवार सेनाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध महाजनपद इसको माना जाता था, कंबोज महाजनपद को, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। तो देखो, गांधार और कंबोज को आप अलग से याद कर सकते हो, क्योंकि गांधार जो है वो आधुनिक पाकिस्तान में इसकी राजधानी थी और कंबोज की राजधानी आधुनिक अफगानिस्तान में थी, तो दोनों ही आज की तारीख में इंडिया के बाहर हो जाते हैं। तो इन दोनों को अलग से याद रख लो। जो आपका काशी है, कौशल है, अंग है, अवंती है और मगध है, इन पांचों को आप एक साथ याद रख सकते हो, क्योंकि इन सभी को आखिर में किसने जीता था? मगध ने जीता था, तो पांचों एक साथ याद हो जाएंगे। तो 5 तो वो हो जाते हैं, 2 ये हो जाते हैं, 7 तो एक साथ पूरे हो जाते हैं। दक्षिण भारत का एकमात्र है अश्मक, 8 हो जाते हैं। तो आधा तो यही खत्म हो गया, अब बस आधा याद करना है। सूरसेन जो है वो मथुरा में है, यादवों की भूमि माना जाता है, तो उसको भी आप अलग से याद रख सकते हो। इसके अलावा कुछ एक जो है वो महाभारत से जुड़े हुए हैं, जैसे कि कुरु, मत्स्य और चेदी, तो 3 तो ये हो जाते हैं। तो 8 और 3 11, अब बचते हैं आपके 5, उनको आप अलग से याद कर ही सकते हो। इस तरीके से तोड़ तोड़ के याद करोगे तो इजीली याद हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको 16 महाजनपदों की लोकेशन और राजधानी समझ में आ गई होगी, साथ ही ये भी समझ में आ गया होगा कि एक महाजनपद क्या होता है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा हो। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।